स्टार। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पहली बार खेती की ओर कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। वैसे पहले भी गांधी जी कहा करते थे कि गाँवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। गांधी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है। श्री साठे साहब ने गांधी जी से नहीं, जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। जब हम लोग जेल में 20 साल महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहाँ गई थी? वे उस समय भी तो इस लोकसभा के सदस्य थे। पैरा। महोदय, अन्य लोगों की तरह किसानों की भी बुनियादी आवश्यकताएं होती है। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसने पिछले 30 सालों में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर अपना गुजारा करता है। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि गाँवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोला गया है। गाँव में 10-20 मील दूर पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। पैरा। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं, घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए न कोई ऋण दिया जाता है और न कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। कपड़े की भी समस्या उनके लिए होती है। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाए जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दे। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। मैं जो रक्षक है वे भक्षक बन जाते हैं। ऐसे कैसे देश बढ़ेगा? पैरा। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो
क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें, जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाए, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी। तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे। लेकिन जिनके पास श्रम है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी है। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले या रोजगार का क्षेत्र ले, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है। जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। मेरा कहना है कि सभी की तरह संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमा लगानी चाहिए, जिस प्रकार से आपने गांव के किसानों पर लगाई है। एक निश्चित राशि से अधिक कोई आदमी संचय नहीं कर सकेगा तो वह संपत्ति दूसरे को मिलेगी। पैरा महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। पैरा माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्ववक्ता का ने कहा कि अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में भी प्रस्तुत होता और वहां पर इसके संबंध में कार्यवाही होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है, जो कि एक लंबे अरसे से वहां पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है। इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं।
मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह बात भी साफ जाहिर है। स्टॉप।